तो नमस्कार बच्चों, ई लेक्चर की श्रृंखला में हम आज मांग की लोच को मापने की विधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आय विधि की चर्चा करेंगे और इसके पश्चात मांग की आय लोच की पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आय विधि की बात करते हैं। इसे रेवेन्यू मेथड भी कहते हैं। आय विधि के अंतर्गत औसत आय तथा सीमांत आय के द्वारा मांग की लोच एक सूत्र के द्वारा मापी जाती है। वह सूत्र इस प्रकार से बताया जा सकता है। इस मांग की लोच इजिकल टू औसत आगम भाग औसत आगम माइनस सीमांत आगम। अगर संकेतों की बात करें तो इसे हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। ईडी इजिकल टू ए ऑब्लिक ए माइनस एम। यहाँ पर ईडी मांग की कीमत लोच को बताता है, ए औसत आय को बताता है, एम सीमांत आय को बताता है। इस तरह से हमने देखा कि आय विधि के द्वारा मांग की लोच ज्ञात की जा सकती है। अब हम बात करेंगे मांग की आय लोच की। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्या होती है? इसके अंतर्गत हम बात करें कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर एक उपभोक्ता की आय में निश्चित प्रतिशत परिवर्तन होने के फलस्वरूप किसी वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन आता है उसके अनुपात को मांग की आय लोच कहा जाता है। इसे रिचर्ड जी लिप्से ने इस तरह से बताया है कि आय के परिवर्तन के कारण मांग की अनुक्रियशीलता को मांग की आय लोच कहते हैं। सूत्र के रूप में इसे हम इस तरह से बता सकते हैं कि मांग की आय लोच बराबर मांगी गई मात्रा में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन भाग आय में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। संकेत के रूप में अगर इसे हम व्यक्त करें तो इस तरह से बता सकते हैं कि ई वाई इजल टू डेल्टा क्यू बटा क्यू भाग डेल्टा वाई बटा वाई, अर्थात डेल्टा क्यू भाग डेल्टा वाई गुणा वाई बटा क्यू, अर्थात वाई बटा क्यू गुणा डेल्टा क्यू बटा डेल्टा वाई। इसे और साधारण रूप से इस तरह से दिखा सकते हैं कि डेल्टा ई वाई इजकल टू वाई बटा क्यू गुणा डेल्टा क्यू बटा डेल्टा वाई। यहाँ पर ई वाई मांग की आय लोच को बताती है, डेल्टा क्यू मांग की मात्रा में परिवर्तन को बताता है, वाई प्रारंभिक आय को बताता है, क्यू प्रारंभिक मांग की मात्रा को बताता है और डेल्टा वाई आय में परिवर्तन को बताता है। तो मांग की आय लोच का जो फार्मूला आया वह इस तरह से होगा। अब हम बात करें कि मांग की आय लोच की श्रेणियाँ
कितनी होती हैं? मुख्य रूप से मांग की आय लॉज की 3 प्रकार की श्रेणियां बताई गई हैं। नंबर 1, मांग की धनात्मक आय लॉज। किसी वस्तु की मांग की आय लॉज उस अवस्था में धनात्मक होती है जब उपभोक्ता की आय के बढ़ने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है और आय के घटने से मांग कम हो जाती है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा बता सकते हैं। मांग की इकाई आय लॉज, धनात्मक में मांग की आय लॉज इकाई आय लॉज। मांग की धनात्मक आय लॉज उस अवस्था में इकाई होती है जब आय में जितना प्रतिशत परिवर्तन हो, मांग की मात्रा में भी उतना ही प्रतिशत परिवर्तन हो। एक चित्र के द्वारा हम इसे इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, जैसा कि इस चित्र में बताया गया है कि ओ वाई एक्स के ऊपर उपभोक्ता की आय को माप रहे हैं, ओ एक्स एक्स के ऊपर वस्तु की मात्रा को माप रहे हैं। माना प्रारंभ में ओ ए आय पर ओ क्यू वन मात्रा है। अब आय कम होने पर होकर के ओ बी हो गई, तो मात्रा गिर करके ओ क्यू हो गई। तो अर्थात ए बी जो कि आय में परिवर्तन है वह क्यू वन मात्रा के परिवर्तन के बराबर है। दूसरा, मांग की इकाई से कम आय लॉज। मांग की धनात्मक आय लॉज इकाई से कम उस अवस्था में होती है जब मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से कम हो। और नेक्स्ट है, मांग की इकाई से अधिक आय लॉज। जब मांग की धनात्मक आय लॉज उस अवस्था में इकाई से अधिक होती है जब मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो। दूसरी श्रेणी, मांग की ऋणात्मक आय लॉज, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की आय लॉज उस अवस्था में ऋणात्मक होती है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से किसी वस्तु की मांग में कमी होती है। उस उपभोक्ता की आय में कमी होने से वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। मांग की आय लॉज ऋणात्मक निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में होती है। चित्र के अनुसार आय y से कम होकर के y1 होने पर वस्तु की मात्रा x से x1 हो जाती है, अर्थात मांग आय के कम होने पर बढ़ रही है। तीसरी श्रेणी, मांग की शून्य आय लॉज। किसी वस्तु की मांग की आय लॉज उस समय शून्य होती है जब उस वस्तु के क्रेता की आय में परिवर्तन आने पर उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उपभोक्ता की आय में कितना भी परिवर्तन हो लेकिन उस वस्तु की मांग पर कोई असर नहीं होता है। इस चित्र के अनुसार हम उसे इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि जैसे आय ओ वाई से ओ वाई वन हो जाती है, परंतु वस्तु की मांग ओ एक्स पर ही स्थिर रहती है। इस अवस्था में वस्तु की मांग की आय लॉज शून्य होगी। ठीक है, आगे कोई बात हो आय लॉज के बारे में क्लियर? अगर कोई समस्या आए तो मेरे से बता सकते हो आप। ठीक है, आगे हम लोग अगले क्लास में अन्य चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।